हाय नमस्कार मित्रों, प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो नए वीडियो के साथ आया हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है टेंस है। तो टेंस का क्या यूजेज होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जो है टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है टेंस मीन्स क्या होता है काल। तो टेंस का मतलब क्या होता है, जो टेंस का जो यूज़ किया जाता है, अर्थात जो हम जितना भी कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन उस कार्य को हम 3 टाइम के आधार पर इसको बांटा गया है। हम लोग उसको 3 टाइम के आधार के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि पहला जो टाइमिंग है, अर्थात जो टेंस का जो काइंड है, टेंस देयर आर 3 टेंस होते हैं। मतलब टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 टेंस होते हैं। पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को जो है वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। तो इसमें देखिए जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हम अभी जो इस समय क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं ये अर्थात जो कार्य कर रहे हैं पढ़ने का, ये जो कार्य चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो इसके पहले हम या स्टडी जो बीत गया, अर्थात हम लोग जो है खाना जो है खा चुके थे, अर्थात हम लोग खाना खा चुके थे। तो जब खाना खा चुके थे अर्थात हमारा टाइम बीत बीत चुका है, अर्थात वो कार्य समाप्त हो चुका है खाना खाने वाला, था वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। अर्थात जो बीता हुआ टाइम होता है, बीता हुआ जो कार्य जिस टाइम के आधार पे किया जाता है वो जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और लेकिन तीसरा जो फ्यूचर टेंस होता है, जो फ्यूचर टेंस जो होता है आने वाला टाइम, अर्थात जो टुमारो की बात होती है। अभी इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद जो आएगा, अर्थात हम लोग शाम को फुटबॉल खेलने जाएंगे, अर्थात जाने की जो हमारी जो है क्या कहें, जो भविष्य की बात कर रहे हैं। तो जब भविष्य की जब बात की जाती है तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात होती है। तो यहाँ कितने टाइम हुए? 3 तरह से हम लोग कार्य करने का जो है यहाँ पे समय जो है बांटे हैं। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस समय जो हम लोग कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की अवस्था में खड़े हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। बाकी हम लोग जो बीत चुका है, जो कार्य हम लोग कर चुके हैं, जो भी कार्य हम लोगों ने किया था स्टडी की, या जो समय जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। अर्थात जो आने वाला जो कार्य होगा, जो इस कार्य के बाद जो आने वाला टाइम होगा, अर्थात जो फ्यूचर या भविष्य की बात होगी या भविष्य में कार्य किया जाएगा, वो फ्यूचर टेंस की बात होगी, तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ 3 तरह से टाइम हो गया मित्रों। तो आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। जो है इनका सबका अलग अलग रूल होता है और हिंदी दे दिया जाता है या इंग्लिश में जो भी रहता है इनका ट्रांसलेशन करना होता है। इन्हीं चाहे हम अगर स्पीकिंग कोर्स भी करेंगे तो हमको टेंस भी का जानना बहुत मस्ट है। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं जो है इनके रूल को, ठीक है। जो भी इनके अंतर्गत रूल्स होते हैं, तो टेंस के जो बताया गया, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का भी डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी डिवाइड है। जैसे ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये जो चारों ये प्रकार हैं ये सारे टेंसों में आते हैं। लेकिन इनके जो अगर टेंस अलग होगा, पास्ट टेंस की अगर बात होगी तो वहाँ पे उसके रूल अलग होंगे, और ये अगर फ्यूचर टेंस की बात होगी तो उसके रूल्स अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इनमें जो चारों पार्ट हैं, इसके प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट हैं इनके रूल्स भी अलग होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं। इनको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। तो वर्तमान अनिश्चित काल की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान अनिश्चित काल में क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? अर्थात इसमें बताया गया जिन हिंदी वाक्यों के, इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आवे, तो वहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है
लेकिन इसकी जो सहायक क्रिया है, इसकी जो सहायक क्रिया अर्थात इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है इंग्लिश में, डू या डज होता है। इनकी सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। लेकिन एक वचन करता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर ये भी बताया जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत देखते हैं यहाँ पे सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, यस यस, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, सी, इट और नेम। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर की अगर बात होती है तो आई, वी, यू, दे। ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, सी, इट, नेम, अर्थात किसी का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ भी डज का प्रयोग होगा। और इसके इन सब के साथ क्या होगा? इन सब के साथ जो है डज का यूज किया जाएगा। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ जो है डू का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। तो पहचान भी बता दिया गया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, कि कैसे यहाँ पे डू और डज का यूज होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आवे, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसका सारा रूल्स होगा। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात उसकी सहायक क्रिया जो डू या डज होगी। तो एक वचनकर्ता के साथ अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का प्रयोग होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम लोग किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होगा। इसमें भी क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों? सकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हम जो है एक रूल्स लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यूज होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब इसका रूल क्या होता है? जबकि सर्वप्रथम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इसमें रूल क्या है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, सकारात्मक वाक्य की बात हो रही है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस जो है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि अभी हम बताएंगे कि डज और डू का यूज कैसे एक वचनकर्ता के साथ होता है, या मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है। डू और डज का भी हम यूज बताएंगे। देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला रूल होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सबसे आता है, अगर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब कोई हिंदी वाक्य वहाँ पे सकारात्मक सेंस देता है, जैसे कि वह स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, प्रेमचंद खाना खाता है। ठीक है। सोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे इस तरह का
क्या दे रहा है, सकारात्मक सेंस दे रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल में देखें कि सोहन सोहन क्रिकेट खेलता है। अभी हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यहाँ देखिए ता आ गया, ता है, तो यहाँ समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यह पॉजिटिव सेंस दे रहा है। सोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर जब क्रिकेट खेलता है ये मेन वर्ब हुआ, ठीक है, मेन वर्ब हुआ। और तो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे इसका जो है, यहाँ लिखेंगे सोहन। सोहन क्या है, नाम है, अफर्मेटिव जो है, ये जो डू और डस का जो यूज किया जाएगा ये जो है निगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है ना। अर्थात जो इसका जो रूल होगा, इसमें एक और रूल किया जाएगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब के साथ, मेन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में क्या है, एस या ई एस लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में जो है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा, यह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। कब, जब सेंटेंस मेरा पॉजिटिव सेंस देता है तब। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रूल लागू होता है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, सोहन, यहाँ पे खेलने की सबसे पहले जो है, अभी सब्जेक्ट क्या है हमारा, सोहन है, और क्रिकेट जो है इसका खेलना हो, क्रिकेट जो है क्या कहता है, खेलता है, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, खेलना हो गया। तो सबसे पहले मेन वर्ब, यहाँ सब मेन वर्ब क्या होगा, प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले। लेकिन जो है ये सोहन क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगा दिए, सोहन प्लेस क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, यहाँ लिख दो CRICK, सोहन प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो सोहन क्रिकेट खेलता है। इसी अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट होता तो मुख्य क्रिया में एस या यस न लगता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मुख्य क्रिया में जो है एस या यस लगा है, और सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें देखते हैं जैसे कि सीता गीत गाती है, मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ। देखो
ती है, ता हूँ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सीता। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, सीता है, सीता गीत गाती है अर्थात सिंग्स गाना होता है। तो यहाँ सीता सिंग्स, सीता सिंग्स, सीता सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सीता में सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मुख्य क्रिया में क्या, मुख्य क्रिया क्या है, गाना है। इसमें मुख्य क्रिया में यस या यस लग गया। ठीक है, और लेकिन जो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ लिखेंगे आई, पढ़ना होता है, आई रीड। अब रीड जो है, रीड में यस नहीं लगेगा। इसका रीजन क्या है कि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो है रीड में यस नहीं लगेगा। ठीक है, और आई रीड माई बुक। ठीक है ना, आई रीड माई बुक, मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ। माई कैसे आ गया, अभी जो है आई के साथ जो है अपना अगर सेंस दिखाना होगा तो यहाँ पे माई का यूज किया जाता है, तो आई रीड माई बुक। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और डू और डज का जो यूज होगा, अब ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही थी। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, नकारात्मक वाक्य, इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। अब हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का प्रयोग। अर्थात अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, नॉट, मेन वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें मेन वर्ब का जो है, मेन वर्ब का जो है ये फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में यस या यस नहीं लगेगा। यस या यस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाले पार्ट में जो है मुख्य क्रिया के साथ यस या यस लगाया जाता है। कब लगाया जाता है मुख्य क्रिया में ऐसे, जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन करता होता है, तभी मुख्य क्रिया में ऐसे यस लगाया जाता है। यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम मुख्य क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए अभी निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो निगेटिव सेंटेंस में जो है, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि यू सब्जेक्ट है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ डू नॉट, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग। यहाँ पे लिख दो, जैसे डू है तो प्लूरल सब्जेक्ट पी एस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब यस सिंगुलर सब्जेक्ट, यस यस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का प्रयोग। तो उसके बाद नॉट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ नॉट का यूज किया जाएगा। यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट, दूसरा है वह एक पत्र नहीं लिखता है। यहाँ की क्या है, यहाँ पे जो है वह जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और नॉट तो लगेगा ही। सिंगुलर सब्जेक्ट, ही डज नॉट राइट ए लेटर, मेन वर्ब में जो कहा फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, ये लेटर, तो ही डज नॉट राइट ये लेटर। ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, तो ये जब कभी नहीं वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी जो है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, क्या सेंटेंस है, देखिए वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर इसमें देखिए नॉट का यूज नहीं होगा, अगर कभी नहीं सेंटेंस में लिखा है कभी नहीं, तो कभी नहीं के स्थान पे नॉट, डू या डज नॉट ना यूज करके यहाँ पे नेवर का यूज होगा। ठीक है, तो जब नेवर हम लिख देंगे तब मुख्य क्रिया में ये, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया में यस या यस यूज हो जाएगा। ही नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है, सेंटेंस तो निगेटिव हो रहा है, लेकिन जो है अगर नेवर यूज हो जाता है तब वहाँ पे मुख्य क्रिया में यस या यस लगेगा। ठीक है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई हो जाएगा।
वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं इसकी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में और मध्य में क्या कहते हैं, जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिन हिंदी वाक्यों के चाहे ये प्रारंभ की बात हो या मध्य की बात हो, ठीक है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, क्या, ये शब्द आते हैं जहाँ कहाँ, कब, क्यों, कैसे। इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड इनको ये कहा गया कि जब इनकी डब्ल्यू एच से ही इंग्लिश वर्ड इनका शब्द शुरू होता है। इंग्लिश वर्ड से जब डब्ल्यू एच, जैसे डब्ल्यू एच क्या है, जैसे वेयर की बात है तो डब्ल्यू एच ई आर, ई वाट में डब्ल्यू एच ए, और एच ओ डब्ल्यू हाउ में एच लगा है, इसलिए इनको डब्ल्यू एच कहा ही जाता है। ठीक है ना। अगर प्रारंभ और मध्य में, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, प्रारंभ और मध्य। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या प्रारंभ में भी आ गया, यहाँ जो है मध्य में भी आया है। ठीक है, यहाँ अगर प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे वह यहाँ क्यों आती है, टी भी आया है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन उनका तीसरा जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अगर कहाँ, कब, क्यों, कैसे अगर मध्य में आ जाए और प्रारंभ में है, प्रारंभ में भी रहे और मध्य में, चाहे या तो प्रारंभ में होगा और मध्य में होगा। अगर प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले उसका रूल क्या होगा, पहले डू या डज का यूज किया जाएगा। क्या होगा, डू या डज का लगेगा। ठीक है ना, डू या डज प्रारंभ में है तो सबसे देखिए यहाँ डज है। डज किसके रिगार्डिंग लगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डज सी सीन ए लेटर, जैसे डज है ये तो यहाँ पर डज लगा हुआ है। ठीक है, तो डज सबसे पहले हुआ, फिर सब्जेक्ट क्या है, सी के रिगार्डिंग डज लगा है, तो डज सी सीन ए शाम। यहाँ यस नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होता तभी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस तो है नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए जो है यस या यस नहीं लगेगा। डज सी सी ए सम। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ पे दूसरा मध्य वाला आ गया, तो मध्य वाले जो वर्ड मध्य में जैसे क्यों आए तो उसका डू या डस उसके स्थान का प्रयोग ना करके, ठीक है ना, उसी वर्ड की हम इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे, उसी वर्ड का जो है हम मीनिंग लिखेंगे। जैसे वाई मीन्स क्यों, अगर यहाँ पे क्या होता है तो वर्ड लिखते हैं, यहाँ क्यों है तो वाई लिखेंगे। अगर यहाँ पे कहाँ होता तो वेयर लिखते। जो वर्ड आएंगे उन्हीं की हम डायरेक्ट मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे। जैसे हम क्यों है तो वाई लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग वह के अकॉर्डिंग सी है तो वह के अकॉर्डिंग हमने डज लिख दिया, वाई डज सी कम हियर। ठीक है, तो वह यहाँ क्यों आती है। तो समझ में आ गया होगा कि जो है बार बार आप लोग जो है अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जो है मेरा जो है ये क्लास या मेरी क्लास समाप्त होती है। अगले जो है नए जो है टॉपिक के साथ आएंगे। हालांकि अभी इसका छोटा अभी तो जो अगला हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जो है मेरे वीडियो को जो है लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।